विशेषताएं देख लेते हैं। एकात्मक विशेषताओं में क्या है? सशक्त केंद्र। भाई भारत के अंदर हमने देखा कि शक्तियों का बंटवारा है केंद्र और राज्य के मध्य, लेकिन मेरे दोस्त केंद्र राज्यों के मध्य बंटवारे को अगर आप देखोगे ना तो आपको यह पता चलेगा कि केंद्र को बना दिया गया है डॉन, बाहुबली। कैसे? कि सबसे पहले तो जो 7वीं अनुसूची है उसमें केंद्रीय सूची के विषय है वो सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा है ना, सबसे ज्यादा विषय केंद्र की सूची में, सारे महत्वपूर्ण विषय उसमें डाले हुए। जितने भी महत्वपूर्ण विषय, ज्यादा से महत्वपूर्ण विषय वो सब केंद्र सूची में, संघ सूची में। राज्यों के पास इतने महत्वपूर्ण विषय नहीं है। तीसरी चीज कि भाई बंटवारा भी तो कैसे किया गया, उसमें हर जगह केंद्र दिखेगा। अगर हम 7th शेड्यूल की बात करते हैं, 7वीं अनुसूची की बात करते हैं, तो यहां पर आप जब संघ सूची देखोगे मेरे दोस्त, संघ सूची, तो संघ सूची में तो संसद कानून बना सकती है, संघ कानून बना सकता है, राज्य का कोई लेना देना ही नहीं है। राज्य सूची की अगर आप बात करोगे तो राज्य सूची में राज्य तो कानून बना ही सकता है, लेकिन संघ भी कानून बना सकता है। 5 अपवाद है, ठीक है, 5 अपवाद हैं इसके। कौन कौन से अपवाद हैं? जैसे कि अगर 2 या 2 से अधिक राज्य पर रिक्वेस्ट करें, राष्ट्रीय हित में राज्यसभा अधिकृत करे, ठीक है, अगर हम बात करें राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, ठीक है, अगर हम बात करते हैं राष्ट्रपति शासन लागू हो, ठीक है, अगर हम बात करते हैं कोई अंतरराष्ट्रीय समझौता या संधि उसको लागू करना हो, तो ये सारे की सारी ऐसी चीजें हैं जिनके आधार पर राज्य सूची पर संघ भी कानून बना सकती है। तीसरा मामला समवर्ती सूची पर, समवर्ती सूची में राज्य और संघ दोनों बना सकते हैं, संघ प्लस राज्य। लेकिन अगर टकराव हुआ तो टकराव में संघ का कानून प्रमुखता रहेगा, राज्य के कुछ नहीं। और अवशिष्ट विषय वो सारे के सारे किसके पास हैं? वो संघ के पास है। अवशिष्ट शक्तियां जो है वो भी संघ के पास। तो इसका मतलब पावरफुल कौन हो गया? पावरफुल हो गया संघ, ठीक है, सेंटर पावरफुल हो गया, राज्यों के पास नहीं हुई। तो ये एकात्मक विशेषता को दिखाते हैं कि भाई दिखा दिया कि भाई हमारे पास संघ केंद्र राज्य बना तो दिए गए, लेकिन राज्यों के साथ इक्वल स्टेटस नहीं है, बराबर शक्तियां उनमें नहीं दी है। सारी शक्तियां, प्रमुख शक्तियां जो हैं वो यहां पर दी गई है केंद्र को। जबकि अमेरिका में देखोगे तो अवशिष्ट शक्तियां जो है वो राज्यों को दी गई है, भारत में नहीं है। अब राज्य अनस्वर नहीं है, इसका मतलब समझिए, जैसे अमेरिका के अंदर आप देखोगे तो वहां के किसी भी राज्य का नाम बदलना है, सीमा में बदलाव करना, तो उस राज्य की सहमति बहुत जरूरी है, उसकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम भारत की बात करोगे तो भारत में संसद में एक सिंपल कार्रवाई, एक सामान्य बहुमत से पास किए गए किसी भी काम तरीके से उनका नाम बदल सकते हो, राज्य का सीमा बदल सकते हो, राज्यों का पुनर्गठन कर सकते हो, राज्यों को जोड़ सकते हो, यूनियन टेरिटरी बना सकते, कुछ भी कर सकते हो भाई, कुछ भी, ठीक है। उसके लिए राज्य से पूछना नहीं पड़ेगा कि मान लेते उत्तर प्रदेश को आपको 2 हिस्सों में बांटना है, ठीक है, तो आप उस उत्तर प्रदेश से जाकर के उसकी सरकार से पूछोगे नहीं कि बताओ भाई तुम्हें बांटे, तुम चाहते हो कि नहीं। संसद ने अगर ठान लिया तो कर लेगा, तो संसद के पास पावर है सारी की सारी, तो राज्य के पास कोई शक्ति नहीं है, तो संघीय व्यवस्था कैसे होगी, ठीक है। ये एकात्मक विशेषता आ गई। साधारण बहुमत से कर सकते हैं ये काम भी, विशेष बहुमत नहीं, साधारण बहुमत। जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हुआ तो आप देखना साधारण बहुमत की चीजें चाहिए थी। तो भारत को बोलते हैं नस्वर राज्यों का अनस्वर संघ, यानी कि राज्यों का नाम, सीमा वगैरह मिटाई जा सकती है, लेकिन संघ को नहीं मिटाया जा सकता। अमेरिका में बिल्कुल उल्टा है, अमेरिका में मंजूरी लेनी पड़ती है राज्यों से। एकल संविधान, ठीक है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। संघीय व्यवस्था वाले जो राज्य होते हैं उनमें आप देखना दोहरा संविधान मिलता है, राज्यों का अलग और केंद्र का अलग। अमेरिका में आप देखोगे तो जितने भी राज्य हैं उनका अपना संविधान है और संघ का एक अपना संविधान है। और भारत के अंदर केवल और केवल एकमात्र संविधान है जो केंद्र और राज्य दोनों पर लागू होता है। किसी भी राज्य के पास ऐसी शक्ति नहीं है कि वो अपना अलग संविधान बना सके, उसी संविधान को केंद्र को भी मानना है और राज्यों को भी मानना है, ठीक है। तो संविधान जो है केंद्र और राज्य दोनों के लिए एक ही है, अलग अलग नहीं है। हाँ, पहले एक अपवाद था, किस तरीके का अपवाद? जम्मू कश्मीर एक अपवाद था 2019 तक, वो भी ठीक है। और 2019 में जब जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हो गया तो उसके बाद अब जम्मू कश्मीर में भी भारत का ही संविधान लागू होता है। अब उनका खुद का अपना संविधान नहीं है, पहले उनका अपना खुद का भी संविधान एक होता था जम्मू कश्मीर में। तो एकल संविधान ये एकात्मक विशेषता को दिखाता है। अगली चीज पर अगर हम चलें तो संविधान का लचीलापन, पहले हम जब देख रहे थे तो ये लचीलापन दिखाया जा रहा है।
आपको जो कलाबाजी खा करके दिखा रहा है ना, लचीलापन, संविधान कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है, सम्मिश्रण है। तो कठोर प्रावधान तो हमने देख लिया संघीय व्यवस्था के, लेकिन संघीय व्यवस्था के अलावा जितने भी प्रावधान है, वो सारे के सारे प्रावधानों में अगर बदलाव करना है तो सिर्फ संसद की जरूरत पड़ती है। सिर्फ संसद और संसद और संसद और संसद। संविधान संशोधन की शक्ति जो है सिर्फ और सिर्फ केंद्र में निहित है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ केंद्र में। राज्यों से केवल सहमति ली जाती है संघीय मामलों में बस, ठीक है, केवल संघीय मामलों में और कुछ नहीं। कोई भी राज्य संविधान का संशोधन प्रारंभ नहीं कर सकता है, प्रस्तावित नहीं कर सकता है, केंद्र ही प्रारंभ करेगा, यानी संसद में ही प्रारंभ होगा, ठीक है। और जो संघीय व्यवस्था से जुड़ा हुआ कोई मामला नहीं है तो उन पर केवल और केवल संसद ही जो है उसको बदलाव कर पाएगा। तो ऐसे में तो ये लचीलापन जो अगर आप देखोगे ये ऐसा हो गया कि बहुत सारे हिस्से को जो हमारा संसद है वो अपने दम पर बदलाव कर लेता है, और वो भी साधारण बहुमत से भी कर लेता है, ठीक है। जो प्रमुख चीजें हैं जिनको आपने आर्टिकल 368 के अंडर में देखा, उसके अलावा भी भारत के संविधान में बहुत सारे बदलाव होते रहते हैं जो कि साधारण बहुमत से हो जाते हैं, बस उनको संविधान संशोधन के अंतर्गत आप नहीं रखते हैं, ठीक है। अमेरिका के अंदर ऐसा नहीं है। अमेरिका के अंदर जो राज्य है ना वो भी संविधान के संशोधन का प्रस्ताव रख सकते हैं, तो इसलिए वो संघ बोला जाता है, असली संघ। अब भारत में असली जो संघ होगा, असली संघ का मतलब होता है कि राज्यों को बराबर रखा जाए, इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल स्टेटस दिया जाए। लेकिन भारत के अंदर सभी राज्यों को बराबर स्टेटस नहीं दिया गया है। कैसे नहीं दिया गया कि अगर आप चाहे राज्यसभा की अगर बात करते, राज्यसभा जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, जहां पर राज्यों का रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है, तो वहां पर सभी राज्यों के लिए बराबर सीटें नहीं है। हमने आधार बनाया जनसंख्या को, तो जिसकी जितनी ज्यादा जनसंख्या उसकी उतनी ज्यादा सीटें, है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और जिसकी कम जनसंख्या उसकी कम सीटें। तो जिसकी ज्यादा सीटें होंगी उसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी, जिसकी कम सीटें रहेंगी उसकी वैल्यू कम रहेगी। तो भारत में असमान प्रतिनिधित्व है, समान प्रतिनिधित्व नहीं है, ठीक है। किसी को 1 सीट है तो किसी को 31 सीट है राज्यसभा में। अमेरिका के अंदर समानता है, इक्वेलिटी। कैसे? हर राज्य को इक्वल सीट मिलती है। एक राज्य है चाहे वो इतना बड़ा हो या इत्तू सा हो, जो कपिल शर्मा में आते ना दादी, इत्तू सा था तू, इत्तू सा, है ना, तब से तो चाहे वो कैसा भी हो, इत्तू सा हो या इत्तू सा हो, ठीक है, इतना बड़ा हो, सबको 2 ही सीट मिलती है सीनेट में। अमेरिका का जो ऊपरी सदन है, उच्च सदन, उसको बोलते हैं सीनेट। तो सीनेट में सबको 2 सीट ही मिलती हैं, बड़ा हो चाहे छोटा हो। तो वो बराबर प्रतिनिधित्व, हर राज्य को बराबर महत्व मिलता है उससे, ठीक है। किसी राज्य को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन भारत में आप देखना, लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, जो बड़े राज्य हैं वही हावी रहते हैं। लोकसभा में अगर सरकार बनानी है ना, तो उत्तर भारत के या कुछ गिने चुने 5-6 राज्य पकड़ लो, उनमें अगर आपकी पार्टी मजबूत है तो आप केंद्र में सरकार बना जाओगे। जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ठीक है, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, ठीक है, तमिलनाडु, ये 6-7 राज्य पकड़ लो। अगर इनमें कोई एक पार्टी इन 6-7 राज्यों में मजबूत है तो वो पूरे भारत की सरकार बन सकती है। बाकी राज्यों का महत्व इतना रहता ही नहीं है। उसका रीजन क्या है कि सीटें कम है, ठीक है, इसलिए उनको भूमिका भी फिर उनके लगता है कि कम है, इसलिए बहुत सारी पार्टियां वहां पर जाना और वहां पर जाकर के मेहनत करना, विकास करना पसंद भी नहीं करती हैं। इन्हीं राज्यों के अंदर जाकर के अपनी प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वो असमान प्रतिनिधित्व, समान नहीं है भारत के अंदर, ये चीज आपको समझना है, ठीक है मेरे दोस्त। तो जरा हाउस द जोश तो बता दो यार, थोड़ा तो हाउस द जोश हो जाए। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए अब अगला, आपातकालीन उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजन। अब ये भारत में एक ऐसा एक लूप, इसको बोल सकते हैं ना, छुपा हुआ द्वार, एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा ट्रिक जिसके लिए आप भारत की संघीय व्यवस्था को एकात्मक व्यवस्था में बदल सकते हैं, बिना संविधान का संशोधन कर सकते। भारत में 3 तरीके के आपातकाल बताए गए। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 में, राज्य आपातकाल आर्टिकल 356 में, वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 में, 360 में, ठीक है। अब जब भी आपातकाल लागू होता है, अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार के पास सारी की सारी शक्तियां जो है वो आ जाती है राष्ट्रीय आपातकाल और राज्य आपातकाल में। वित्तीय आपातकाल में फाइनेंशियल पावर्स आ जाती है, बाकी चीजें नहीं आती है। लेकिन एज ए होल ओवरऑल हम देखें तो
जो वित्तीय आपातकाल तो आज तक कभी लगा भी नहीं, सारे के सारे राष्ट्रपति शासन और राष्ट्रीय आपातकाल ही भारत में लगते रहे। तो उन परिस्थिति में केंद्र सरकार के पास सारी की सारी पावर आ जाती है, संसद के पास सारी की सारी पावर आ जाती है, राज्य का कंप्लीट कंट्रोल इनके पास आ जाता है, बिना किसी संविधान का संशोधन करें एकात्मक ढांचा हो जाता है भारत का। यह एक अनोखा प्रावधान है भारत में, विश्व में आपको नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, एक विचित्र विशेषता है भारत के अंदर जो आपको देखोगे। ठीक, बिना संविधान का संशोधन करे भारत के संविधान का जो वो है वो संघीय से एकात्मक ढांचे में परिवर्तित हो जाता है, किसी भी संघ में नहीं पाई जाती, पूरे विश्व के किसी भी फेडरल स्ट्रक्चर में ये नहीं है। तो यहां से देखने को मिलेगी यार एकात्मक, राज्यों के पास कुछ है ही नहीं। अब दूसरी बात कर लेते हैं नागरिकता की, एकल नागरिकता। अब जो संघीय राज्य होते हैं, जो वास्तविक संघ है, उनमें आप देखना राज्यों की अलग नागरिकता होती है और केंद्र की अलग नागरिकता। जैसे अमेरिका, यूएसए, वहां पर हर राज्य की अपनी नागरिकता है और अमेरिका की अपनी नागरिकता है। तो राज्य की अलग अलग नागरिकता होने का उनको फायदा यह मिलता है कि हर राज्य अपने नागरिकों को कुछ विशेष सुविधा देते हैं, दूसरे राज्यों के नागरिकों को वो सुविधाएं वो नहीं देता है। लेकिन भारत के अंदर एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है। ये चीज ध्यान रखना, केंद्र और राज्य दोहरी व्यवस्था जरूर है, दोहरी राज व्यवस्था जरूर है, लेकिन नागरिकता एक ही है, सिंगल सिटीजन है, इंडियन, भारत की नागरिकता है, उसके अलावा और कुछ नहीं मिलोगे, है ना। प्राउड टू बी एन इंडियन, उसके ऊपर आपको गर्व होना चाहिए। आप यहां पर कहीं भी कभी भी ऐसा नहीं कहलाओगे कि तुम भाई उत्तर प्रदेश के नागरिक हो, उत्तराखंड के नागरिक हो, हरियाणा के नागरिक हो, महाराष्ट्र के नागरिक हो, एमपी के नागरिक हो ना, बिहार के नागरिक हो ना, आप वहां के निवासी कहलाएंगे, वहां के रेजिडेंट कहलाएंगे कि भाई बिहार के निवासी हो, उत्तर प्रदेश के निवासी हो, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के निवासी हो, हरियाणा के निवासी हो, नागरिक तो एक ही जगह के कहलाओगे और वो कहलाओगे भारत के, इंडिया है, इंडिया। तो इंडिया के ही सिटीजन रहोगे हमेशा। ठीक है, भारत के अंदर आप कभी स्टेट के नहीं बनो, एकल नागरिकता है। तो ये भारत के संविधान की एकात्मक विशेषता को दिखाता है। ठीक है, संघीय व्यवस्था वाले देश अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, उनमें आपको दोहरी नागरिकता देखने को मिलती है। हाँ, भारत में एक अपवाद था, लेकिन 2019 में जब हमने जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन करके उन 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो उसके बाद से वो अपवाद भी समाप्त हो गया। अब पूरे भारत में एकल नागरिकता ही रहती है। ठीक है, एकीकृत न्यायपालिका। अब एकीकृत न्यायपालिका का मतलब समझिए कि भारत में अमेरिका की तरह ऐसा व्यवस्था नहीं है कि एक तो संघीय न्यायालय हो गए और हर राज्य का अपना खुद का न्यायालय होगा जो उस राज्य के कानूनों को लागू करेगा केवल। ठीक है, बाकी चीजें नहीं मानेगा। लेकिन भारत में क्या एकीकृत बनाया गया, भारतीय संविधान द्वारा सबसे ऊपर उच्चतम न्यायालय के साथ एकात्मक न्यायपालिका की स्थापना की है। ठीक है, राज्यों के उच्च न्यायालय जो है वो इसी के अधीन होकर के कार्य करते हैं। एकल व्यवस्था जो है वो केंद्र और राज्य दोनों पर लागू होती है। ठीक, जैसे कि अगर हम स्ट्रक्चर, तो ये स्ट्रक्चर बना दिया भारत का स्ट्रक्चर इस तरीके से, सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया वो सारी वो बातें सबको हाई कोर्ट को भी माननी पड़ेंगी, जितने लोअर कोर्ट है उनको भी माननी पड़ेंगी। आप अपील करोगे तो अपील करने के लिए लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ऐसे अपील करते हुए जाओगे। ठीक, अपना स्वतंत्र अस्तित्व किसी का नहीं है। कोई ऐसे आपको इस तरीके से नहीं है कि कोई कहे कि भाई हरियाणा का हाई कोर्ट बिल्कुल अलग है, उसके अपने ही रूल रेगुलेशन है, वो बाकी सुप्रीम कोर्ट और उसके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा ना, ऐसा नहीं है। अमेरिका में आप देखोगे दोहरी व्यवस्था देखने को मिलती है न्यायपालिका की, भारत में वैसी नहीं है। अब एक और चीज जो एकीकृत एकात्मक विशेषता, उसको बोलते हैं अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज। ठीक, अगर ऑल इंडिया सर्विसेज जैसे देखा जाए तो संघ के अंदर क्या होता है, संघ में केंद्र और राज्य है, तो केंद्र की अपनी सेवाएं होनी चाहिए और राज्यों की अपनी सेवाएं होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन भारत के अंदर केंद्र और राज्य की अपनी अपनी सेवाएं तो हैं ही हैं, इनके अलावा अखिल भारतीय सेवाएं भी हैं जो कि पूरे अखिल भारतीय स्तर पर केंद्र के अधीन रहते हुए कार्य करती हैं। अमेरिका में आप बात करेंगे तो संघीय सरकार एवं राज्य सरकारों की अपनी लोक सेवाएं हैं, भारत में केंद्र एवं राज्यों की पृथक लोक सेवाएं हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त अखिल भारतीय सेवाएं भी है जिनकी तैयारी आप कर रहे हैं, जिसके एग्जाम के लिए आप अभी क्लास ले रहे हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, यही तो बनना चाहते हैं। इनके ऊपर कंप्लीट कंट्रोल जो है आप देखोगे तो सेंटर का होता है। इनका चयन कौन करेगा, सेंटर की तरफ से, केंद्र की तरफ से। प्रशिक्षण कौन देगा, केंद्र की तरफ से दिया जाएगा। ठीक है, नियुक्ति आप देखोगे कहां होगी, वो राज्यों में होगी। काम कहां करेंगे, राज्यों में करेंगे, लेकिन पूर्ण कंट्रोल किसका रहेगा, केंद्र का रहेगा। तो ऐसे में राज्यों की शिकायत रहती है कि ये अखिल भारतीय सेवाएं जो है वो संघीय ढांचे का उल्लंघन करती हैं, क्योंकि केंद्र इसके माध्यम से सुपर पावरफुल हो जाता है। ठीक है, संघीय सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं। तो ये भारत के एकात्मक ढांचे को दिखाते हैं अखिल भारतीय सेवाएं। अगली चीज पर जाते हैं, एकीकृत लेखा जांच मशीनरी। जो हमारे कैग है, नियंत्रक एवं लेखा महापरीक्षक जो है वो केंद्र और राज्य दोनों की ही खातों की जांच जो है वो कर सकता है। तो ये एकीकृत व्यवस्था जो है
वो है, ठीक। इसके साथ साथ राज्य सूची पर भी संसद का प्राधिकार है, वो जो मैंने आपको बता ही दिया था कि 5 अपवाद ऐसे हैं, संसद के पास ये अधिकार है कि 5 अपवादजनक परिस्थितियों में राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है बिना राज्य की परमिशन लिए, ठीक है। एक मामले में तो वो जैसे 2 या 2 से अधिक राज्य आपस में उनको संसद से आग्रह करे तो उन राज्यों की परमिशन होगी एक तरीके से, लेकिन एक में जिसमें राज्यसभा अधिकृत कर सकती है, कोई अंतरराष्ट्रीय संधि समझौता लागू करना हो तब संसद कानून बना सकती है राज्य सूची पर, राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, राष्ट्रपति शासन लागू हो, ऐसे समय में संसद जो है राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकते हैं। बिना किसी संविधान संशोधन के संसद की विधायिका की शक्ति बढ़ जाती है, पावरफुल हो जाती है, तो ये एकात्मक विशेषता है। इसके साथ राज्यपाल की नियुक्ति की बात करते हैं। देखिए जैसे संघ के अंदर आप देखोगे एक सरकार का प्रमुख होता है और एक राज्य का प्रमुख होता है, स्टेट का प्रमुख, ठीक है। तो राष्ट्रपति संवैधानिक अध्यक्ष और प्रधानमंत्री वास्तविक अध्यक्ष, ठीक, तो वो वहां पर काम करते हैं। ऐसे ही राज्यपाल की नियुक्ति हर राज्य के लिए भी एक संवैधानिक अध्यक्ष और एक वास्तविक अध्यक्ष की बात की गई है। संवैधानिक अध्यक्ष होगा राज्यपाल और वास्तविक अध्यक्ष होगा मुख्यमंत्री। लेकिन केंद्र में आप देखना जो संवैधानिक अध्यक्ष है राष्ट्रपति, वो निर्वाचित व्यक्ति है, उसको चुना जाता है, लेकिन जो राज्यपाल है राज्य का संवैधानिक व्यक्ति है उसको चुना नहीं जाता, उसको नियुक्त किया जाता है। अब नियुक्त करने में भी किसकी भूमिका, केंद्र सरकार की भूमिका, सेंटर की भूमिका, राष्ट्रपति की द्वारा उसकी नियुक्ति होती है। राष्ट्रपति किसके कहने पर करेगा, आर्टिकल 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद के कहने पर। तो ऐसे में राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर जो है वो राज्यपाल काम करता है और इसीलिए वो केंद्र का एजेंट कहलाता है। केंद्र का एजेंट मतलब जैसे सेंटर कहेगा वैसे करेगा। तो इस माध्यम से सेंटर क्या करता है, राज्यों के ऊपर कंट्रोल करता है राज्यपाल के माध्यम से, गवर्नर के माध्यम से। जबकि अमेरिका के अंदर अगर राज्य के जो प्रमुख है, हेड हैं, उनको देखोगे वो इलेक्टेड होते हैं, चुने जाते हैं वो इलेक्शन के माध्यम से, नामांकित नहीं होते। तो ये व्यवस्था भारत की एकात्मक व्यवस्था को दिखाती है, राज्यपाल की नियुक्ति। एकीकृत निर्वाचन मशीनरी का ये भी भारत की एकात्मक व्यवस्था को दिखाते हैं, समझिए क्यों, क्योंकि भारत के अंदर संघ के लिए भी चुनाव होते हैं, राज्यों के लिए भी चुनाव होते हैं। संघ और राज्यों का चुनाव जो है वो कौन कराएगा, भारतीय निर्वाचन आयोग करवाएगा। यानी कि अगर आपके लोकसभा और राज्यसभा इनके इलेक्शन तो ये तो करवाएगा ही, आपके विधानसभा के इलेक्शन भी यही कराएगा, विधान परिषद के इलेक्शन भी यही कराएगा, ठीक है। इसके साथ साथ राष्ट्रपति का इलेक्शन भी यही कराएगा। यानी कि केंद्र और राज्य के सारे चुनावों को ये कराएंगे, केवल स्थानीय स्तर के चुनावों को छोड़कर। लोकल गवर्नमेंट के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया है, ठीक है, 73वें और 74वें संविधान संशोधन से। तो ये एक एकीकृत ढांचे को दिखाता है भारत के अंदर। अब जो निर्वाचन आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग, इसकी स्थापना जो है आप देखोगे वो भी केंद्र के स्तर पर होती है, राज्य इस मामले में कोई भी कुछ नहीं कर सकते। इनके सदस्यों को हटाने में भी अगर बात करोगे तो सेंटर की ही भूमिका है, ठीक है, राज्य इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन अमेरिका की अगर आप देखोगे तो अमेरिका में केंद्र और राज्य दोनों के इलेक्शन के लिए अलग अलग मशीनरी है, तो वो संघीय व्यवस्था रहेगी, कंप्लीट फेडरल। भारत में केंद्र और राज्य के इलेक्शन के लिए केवल एक ही एकीकृत निर्वाचन मशीनरी जो है वो आपको देखने को मिलती है। अब एक और मुद्दा आता है जिसमें आप देखना, राज्यों के विधेयक जो है उनके ऊपर राष्ट्रपति वीटो कर सकता है, ठीक है। भाई राज्यों का अपने एक संघीय व्यवस्था में क्या होता है कि राज्य अपने कानून बनाएंगे, अपने विधेयक पास करेंगे, राज्यपाल के पास भेजेंगे, साइन करेगा, कानून बन जाएगा। तो वो वैसा होना चाहिए। लेकिन भारत में क्या होता है कि भारत में राज्यपाल को एक पावर दी गई है कि कुछ पावर दी, या तो कि कोई विधायिका ने, राज्य विधायिका ने कोई विधेयक पास किया, ठीक है, तो वो राष्ट्रपति की परमिशन के लिए उसको सुरक्षित रख सकता है, ठीक। और राष्ट्रपति के पास ये जरूरी नहीं है कि वो जो परमिशन है वो किसी निर्धारित समय अवधि के अंदर दे, लंबे समय तक खींच सकता, पेंडिंग रख सकता, खत्म कर सकता है उस मामले को ही, ठीक है। कोई स्वीकृति देना या वापस भेजने का कोई वो नहीं है, ठीक है। एक बार मान लीजिए राष्ट्रपति ने उसको सुधार के लिए वापस भेज दिया और दोबारा, तो उस विधेयक को अगर राज्य की विधायिका ने पास दोबारा कर दिया तो दोबारा भी उसको राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए रखा जा सकता है। तो ये कहने का मतलब राष्ट्रपति के पास राज्य विधेयकों पर जो है वीटो का एक पावर आ जाती है। लेकिन अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं है, राज्य का अपना करेंगे, केंद्र के पास ऐसी पावर नहीं कि विधायिका, राज्य की विधायिका की भी वीटो कर लो। इस माध्यम से क्या हो जाता है, भारत की यूनिटरी पावर आ जाती है,